सुधांश पंत औचक निरीक्षण कर पर पहुंचे शिक्षा संकुल के कागजात का ले रहे जायजा। मुख्य सचिव के औचक निरीक्षण से संकुल में हड़कंप मच गया। देखिए, लगातार सीएस जो है वो काफी एक्टिव मोड में है और अचानक से उनका यह निरीक्षण रहता है। 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में क्या था और कांग्रेस ने के 2024 के मैनिफेस्टो से उसकी क्या समानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में इसका खूब जिक्र कर रहे हैं। लीग से कांग्रेस के कनेक्शन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर अब कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत की है। देखिए रिपोर्ट। बस्तर छत्तीसगढ़, चंद्रपुर महाराष्ट्र, नवादा बिहार, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल, जबलपुर मध्य प्रदेश। रैलियों का रेला है, रोड शो का तांता है, जनता से सीधा संवाद है, विपक्ष पर तीखा और करारा प्रहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्शन मोड में हैं। पिछले 24 घंटे में 5 राज्यों के करीब 150 सीटों पर पीएम मोदी ने समीकरण सेट कर दिया है। किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर आपके बीच रहकर यहां तक आपने पहुंचाया है। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। दोनों को मिला दें तो 2 चरणों में 191 सीटें हैं। जाहिर है, चुनाव कैंपेन के दिन बहुत कम बचे हैं और एनडीए का हर एक प्रत्याशी पीएम मोदी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता के बीच आने का अनुरोध कर रहा है। पीएम मोदी उसी हिसाब से नाप रहे हैं जिला जिला। जहां जाते हैं शहर, कस्बे, गली मोदीमय हो रही हैं। विपक्ष धराशायी है, मुद्दों का शोर मंद है। इंडिया गठबंधन की धमक दूर दूर तक न दिख रही है, न सुनाई पड़ रही है। मैदान खाली है और पीएम मोदी के पास मौका है, लिहाजा बरस रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? रूटीन चुनाव प्रचार नहीं करते पीएम मोदी, मुद्दों को दोहराते हैं, लेकिन फोकस क्लियर है, विजन साफ है, देश की दिशा और दशा पर नजर है, जनता की नब्ज पर पकड़ है और देश के हर एक आदमी तक पहुंचने की ललक है। मोदी की रैलियों में अब की बार खास क्या दिख रहा है और इंडी गठबंधन के पास मोदी के तूफान को रोकने के लिए हवा का रुख मोड़ने की ताकत कितनी है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी पीएम मोदी के भाषण का वो अंश सुनिए जिसने विपक्ष में खलबली पैदा कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर खूब बोल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जिसका पीएम मोदी बार बार जिक्र कर रहे हैं। पहले इसकी डिटेल देखते हैं, इसके बाद सुनाएंगे पीएम मोदी का कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बयान। मुस्लिम लीग 1936, कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024, शरिया पर्सनल लॉ को संरक्षण, अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को सुरक्षा, बहुसंख्यकों के खिलाफ लड़ेगी, भारत में बहुसंख्यकवादी शासन नहीं, मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप और नौकरी, मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप। समानता के इन्हीं बिंदुओं पर पीएम मोदी हमलावर हैं।
मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस नाराज है, इतनी कि पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। अपने घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। एक मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। पीएम मोदी चुनावी प्रचार के दौरान अपनी ही बनाई पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। विपक्ष को मैदान में आने का जब जब मौका मिल रहा है, सेल्फ गोल का शिकार हो रहा है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर को लेकर दिया अनुच्छेद 370 वाला बयान। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी यहां आकर या देश में बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, वो कश्मीर या जम्मू में जाकर इस मुद्दे को उठाएं। पीएम मोदी ने पलटवार किया और विपक्ष चित है। बीजेपी के राष्ट्रवाद के ओके एंड टेस्टेड मुद्दे पर, यही नहीं, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के रुख को पीएम मोदी देश भर में घूम घूम कर बता रहे हैं। हिंदुत्व और सनातन विरोध का एजेंडा जनता को लुभा रहा है। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के पास जितने मुद्दे थे उससे कहीं ज्यादा अब की बार है। तब बीजेपी के पास अनुच्छेद 370 पर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रॉ मटेरियल था। अब की बार पीएम मोदी जमीन पक्की कर चुके हैं। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पर गाजे बाजे के साथ विपक्ष बीजेपी को घेरने निकला था, वो सीन से ही गायब दिख रहा है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के विपक्ष का आरोप भी हवा हवाई हो गया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव की रैलियों में ना वो रौनक दिख रही है, न जनता का वो जोश। ऐसा लगता है कि मैदान में मोदी अकेले बच गए हैं, पूरा विपक्ष चित दिख रहा है। और चलिए आगे बढ़ते, राजस्थान यूनिवर्सिटी से खबर आपको देंगे। आरयू में बिना मान्यता के चल रहा एमएड कोर्स, आपको बता दें एनसीआरई की मान्यता के बिना ही चल रहा है ये कोर्स, और सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में खुलासा हुआ है हर साल आरयू में 50 सीटों पर दिया जाता है एमएड कोर्स में प्रवेश। ये बड़ी जानकारी है, कोई मान्यता नहीं है, उसके बावजूद भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमएड का कोर्स चल रहा है। 50 सीटों पर इसमें प्रवेश भी दिया जाता है। टोडा भीम से बड़ी खबर है, जहां पर 2 युवकों की गोली मारकर हत्या। ड्रैगन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है। ड्रैगन का कर्ज अब कमाई से ज्यादा हो चुका है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन भयानक आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला है। अर्थव्यवस्था की हालत देखकर शी जिनपिंग को पसीने आ रहे हैं। किसी सवाल का जवाब दिया नहीं जा रहा है, इसीलिए जिनपिंग की सरकार ने अब अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। तो क्या ड्रैगन बिखरने वाला है? कभी रईसी का ढिंढोरा पीटने वाले चीन के लोग अब खर्च करने में भी डरने लगे हैं। चीन के लोगों की जिंदगी अब आटा दाल तक सिमट कर रह गई है। कहने का मतलब यह है कि अब चीन के लोग पैसा बचाने पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी पर बेरोजगारी का खतरा दिख रहा है। इसलिए लोग अपने आने वाले कल के लिए बचत कर रहे हैं। आखिर क्यों हुआ है ऐसा? आखिर क्यों चीन के लोग खर्च करने से डरने लगे हैं? सब कुछ आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि चीन में चल क्या रहा है।
चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर तबाह, 80 करोड़ नागरिक कर्ज में डूबे, कई बड़े बिल्डर हुए तबाह। चीन के प्रॉपर्टी बाजार में ज्यादातर चीनी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था। चीन की जनता ने अपनी कुल निवेश का लगभग 70% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने अपनी ईएमआई भी चुकानी बंद कर दी है। बिल्डर्स ने सरकार के आगे सरेंडर कर दिया है और शी जिनपिंग को कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें क्या ना करें। चीन के लोगों का आज की तारीख में सिंगल लाइन एजेंडा है, जो है उसको बचाओ, खर्च कम करो, क्योंकि भविष्य अंधकार में दिख रहा है। चीन के लोगों के दिल में बैठे इस डर की वजह है चीन में बढ़ती बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट, कमजोर निर्यात और चीन की मुद्रा का लगातार कमजोर होना। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के आखिर तक चीन के लगभग 78 करोड़ चीनी नागरिक कर्ज में डूब चुके थे और उन पर सारा कर्ज रियल एस्टेट का था। सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने भी अब किस्तें चुकानी बंद कर दी हैं। लोग पैसे बचा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था और सुस्त पड़ गई है। महंगाई दर बढ़ने की वजह से विदेशी निवेश घटता जा रहा है और चीन की सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 महीनों से चीन में बेरोजगारी की दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चीन के आम लोगों के बीच बचत में इजाफा करने की बढ़ती ख्वाहिश से चीन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से संतुलित कर पाना ज्यादा मुश्किल होगा। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पहले लोग सुपरमार्केट में खूब खर्च करते थे, अब लोग बचत करने के लिए एक लिस्ट बनाकर जाते हैं और जरूरत के मुताबिक खर्च कर रहे हैं। लोगों ने अब गैर जरूरी खर्च भी बंद कर दिए हैं। चीन में लोग अब बचत करने के पुराने तरीके को अपना रहे हैं। चीन में अब ज्यादातर लेन देन कैश में होता है। अब लोग घर पर कैश जमा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे उनका खर्च कम हो रहा है और इसका असर भी चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका में 2008 में आए संकट को देखते हुए चीन की सरकार ने डेवलपर्स के कर्ज लेने की क्षमता सीमित कर दी। इसका असर ये हुआ कि उन्होंने जो अरबों डॉलर उधार लिए थे उसे वो चुकता करने में नाकाम रहे। चीन में घरों की मांग गिर गई है और इससे प्रॉपर्टी की कीमत भी गिरी है। यही वजह है कि चीन के प्रॉपर्टी मालिक पिछले 3 साल में पहले से और गरीब हो गए हैं। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म नेटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अभी हाल तक स्टॉक मार्केट में निवेश करना या कम ब्याज दरों पर किसी बैंक खाते में पैसे रखने से बेहतर प्रॉपर्टी में निवेश करना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन को सिर्फ $33 बिलियन के एफडीआई मिले, जो 1 साल पहले की तुलना में 82% कम है। रिपोर्ट में चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 के दौरान चीन के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी लायबिलिटीज 2022 की तुलना में 82% कम होकर $33 बिलियन पर आ गई है। यह आंकड़ा बताता है कि 2023 में विदेशी कंपनियों ने चीन में कितना निवेश किया। ये 1993 के बाद का सबसे स्लो ग्रोथ है। इन हालातों से लोगों को न केवल गरीब होने का एहसास हुआ, बल्कि चीन के स्थानीय निकायों के कर्ज की समस्या भी गंभीर हो गई। एक अनुमान के मुताबिक लोगों के कुल आमदनी का करीब 1/3 डेवलपर्स को जमीन बेचने से आता था, जो अब संकट में है। कई अर्थशास्त्रियों के मुताबिक प्रॉपर्टी मार्केट में आए इस संकट को ठीक होने में अभी कई साल लगेंगे। लोकतंत्र का महापर्व अब कुछ ही दूरी पर है, लेकिन उससे पहले सियासतदान भले ही अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हो, लेकिन देश की जनता और युवा क्या चाहता है इस पर शायद ही गौर हो रहा है। ऐसे में अब युवा खुद ही आवाज बुलंद कर रहे हैं और आखिर उन्हें क्या चाहिए ये बता रहे हैं। बजट आया उसका 10% हिस्सा तो शिक्षा के लिए होना चाहिए। जो खेल के द्वारा जो नौकरियां लगती हैं उनमें बढ़ावा किया जाना। सुरक्षा के मुद्दों को लेकर, आतंकवाद खत्म करने के मुद्दों को लेकर। सुना आपने, ये आवाज है देश के उन युवाओं की जो चाहते हैं कि सरकार अपने मुद्दों की फहरिस्त में उनके इन मुद्दों को भी शामिल करे।
देश चुनावी रंग में रंगा है, लेकिन इस रंग में युवाओं के मुद्दे शायद चुनावी शोर में गायब हो रहे हैं, या फिर यूं कहें युवाओं के मुद्दों पर अन्य मुद्दे हावी हो रहे हैं। मुद्दा और किसी भी सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि जो भी बजट आए उसका 10% हिस्सा तो शिक्षा के लिए होना चाहिए। साथ ही साथ पेपर लीक के लिए कड़े से कड़े कानून बने। जो भी पेपर या वैकेंसी होती है उसका पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता है या भेज दिया जाता है। ऐसे में सरकार बनाने और बिगाड़ने में यही युवा ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव में युवाओं के मुद्दे का शोर गायब होता नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों को युवाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन इन्हीं युवाओं के मुद्दे कहां गायब हो रहे हैं। प्रदेश में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 12 सीटों पर 19 अप्रैल को, दूसरे चरण की 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस बार प्रदेश में 16,20,936 वोटर ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं, जबकि 18 से 29 आयु वर्ग के कुल 1,47,12,255 वोटर हैं, जो चुनावी गणित में जीत हार का समीकरण बनाने वाले होंगे। इन युवा मतदाताओं की अपनी समझ है और अपनी जरूरतें भी। हमारी एक अधिकार और एक ताकत है जिसके माध्यम से हम सरकार को ये महसूस कर सकते हैं और सरकार लोकतंत्र में कैसे उठ सकती है इसे चुनते हैं। राजस्थान का युवा इस बार राष्ट्रवाद के साथ रहेगा और जैसा कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो ये है कि 10% शिक्षा का बजट का 10वां हिस्सा जो शिक्षा के लिए एक कानून बनाकर निश्चित कर दिया जाए। युवा किसी भी देश की नींव होता है, ऐसे में उनके मुद्दे सब मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। युवा वो ताकत है जिनके हाथ में सत्ता बनाने वाली चाबी है, जो राजनीतिक दलों के लिए जीत के दरवाजे का ताला खोल सकती है। लेकिन चुनाव में युवाओं की अनदेखी राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ सकती है। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का बाड़मेर दौरा। सीएम भजनलाल शर्मा सोंडी के लिए रवाना। मंत्री के विश्नोई हैं साथ में। कल सीएम का था सोंडी जाने का कार्यक्रम, लेकिन हेलीकॉप्टर में खराबी के चलते नहीं पहुंचे थे सीएम। लोकसभा चुनावों को लेकर पहुंचे हैं सीएम। सीएम ने रात 3 बजे तक अलग अलग समाज की बैठक ली है। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी को जिताने की बात भी कही है।